नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और बड़ी अपडेट आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब केवल जो लाइन में लगे मतदाता हैं वही अपना वोट डाल पाएंगे। बाहर से गेट बंद कर दिए गए हैं। एक अच्छी वोटिंग कही जा सकती है। 5 बजे तक का फिगर है, तकरीबन 70% वोटिंग हुई। फिलहाल लाइनों में लगे मतदाता ही अपना मतदान कर पाएंगे, वोट डाल पाएंगे। आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग आपको बता दें अब खत्म हो चुकी है और 5 बजे तक 69.21% मतदान हुआ है। एक अच्छा मतदान इसे कहा जा सकता है, यानी कि वोटर अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए और एक अच्छा इलेक्शन, एक अच्छा वोटिंग इसे कही जा सकती है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था लाइंस में। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही हर पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिल रही थी। युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग, सभी का रुझान जो है वोटिंग के लिए वो अच्छा खासा देखने को मिला है और उसी का नतीजा है कि आदमपुर की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अब वोटिंग परसेंट 69.21 तक जा पहुंचा है। एक उम्मीद है कि पूरा वोटिंग परसेंट 70 से 75 के बीच रहने वाला है और इसी का अनुमान भी पहले लगाया जा रहा था कि 70 क्रॉस कर सकता है अगर 4 से और 5 बजे के बीच में वोटिंग परसेंट अच्छा होता है तो, और 4 से 5 बजे के बीच में तकरीबन 10% का इजाफा हुआ है। ऐसे में 70% क्रॉस करना तकरीबन तय माना जा रहा था और ऐसा हुआ भी है। अब वो फाइनल सुई जाकर कितने पे रुकती है, 72, 73, 74, 75 या फिर 75 पार चली जाती है, ये चुनाव आयोग के जब आंकड़े आएंगे अब से कुछ ही देर के बाद तो पता लग पाएगा। तो आपको बता दें आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। जो मतदाता लाइंस में लगे हैं अब केवल वही अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। गेट्स को बंद कर दिया गया है। और आज सुबह से ही पूरा दिन हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर रही। लगातार लोगों से बातचीत की, लोगों के मन को टटोला, लोगों के मन को जानने की कोशिश की कि आखिर किन किन मुद्दों पर लोग अपना वोट आज कास्ट कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ रुझान था, लोगों ने किन कुछ मुद्दों पर वोट डाला है, जरा वो आप सुनिए। जो तगड़ी फाइट एक बताई जा रही, मुकाबला बताया जा रहा है, मानते हैं आप? कोई मुकाबला नहीं है जी। भव्य बिश्नोई एक तरफ है जी, एक तरफ है। 2 साल में इतना काम कराएंगे, आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं आएंगे जी। अच्छा। इनके ये ऐसा क्यों कि क्या सरकार के साथ आप लोग चले जाएं, विपक्ष में ना रखें, इसके चलते? हाँ, सरकार के साथ 26 साल हो गए बनवास काटते न। सरकार के साथ सड़कें है, बिजली है, पानी है, ये काम हमारे 2 साल में इतने हो जाएंगे जो 26 साल में नहीं हुए। बहुत एक तरफा माहौल है मैडम। इस तरह की लेडीज की भीड़ लाइन में लगते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और तो लेडीज की में क्यों अच्छा महसूस हो रहा है? क्योंकि इतनी मतलब लेडीज कभी लाइन में लगती हुई देखी नहीं, क्योंकि इतना जोश और माहौल बहुत जबरदस्त। यानी महिलाएं भी काफी बड़ी संख्या में आ रही हैं, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? मैडम बहुत अच्छा है और भव्य जी जीतेंगे। जय भव्य। ऐसा क्यों? क्यों? सारे काम जो हुए वो चौधरी भजनलाल जी के परिवार तो से। खुद ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ नहीं थे तो इतना काम नहीं हो पाया। वो मैडम हर जगह यही हाल है कि भाई जहाँ कुछ ज्यादा फंड नहीं आए, पर अब मौका है एक पुरानी तस्वीर लाने का। कौन सी पुराने? सीएम साहब चौधरी भजनलाल जी वाली तस्वीर, एक पुरानी तस्वीर लाने का आइडिया है। अच्छा जी। क्या सोच कर आई हैं, क्या क्या अभी मन में चल रहा है, क्योंकि आप कतार में है, नंबर आपका भी आने वाला है वोटिंग को लेकर? भव्य बिश्नोई को जिताने जी। इतने साल विपक्ष में देखा, अभी जो बाकी बचे 1.5 साल वो देखने सरकार में। आप भी वोट करने आई हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो वोट करने के लिए नहीं पहुंचते। वोट हो गया आपका? एक बार आप ये निशान दिखा दें हमारे दर्शकों को। देखिए देखिए ये महिला वोट करने पहुंची हैं। इनकी उम्र से और इनके स्वास्थ्य से आप ये प्रेरणा कम से कम ले सकते हैं कि सभी को वोट करनी चाहिए, सभी को वोट करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, आप क्या सोच कर आई थी वोटिंग करने? क्या मन में क्या चल रहा था, क्या होगा इस बार आदमपुर में? देखो क्या
अच्छा, ये अभी तक एक ही परिवार जीतता आया, क्या ये कायम रहा या इसमें कुछ बदलाव आएगा? मंडी का विकास होगा ये तो हाँ, यही सोच के आए थे भी मंडी का विकास होए, सड़कें बने, और यही चाहते हैं। अभी तक विकास हो पाया? अभी तक काम हुआ? अभी तक भी हुआ ही था। अच्छा। ये कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, उधर बीजेपी दावा कर रही है, सभी दल दावा कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? हम मोदी के साथ हैं। मोदी ने जो भी देश के प्रति काम किया बहुत अच्छा किया है। कुलदीप जी वैसे भी हमारे नहीं, ये मोदी का जादू है या फिर ये परिवार का, भजनलाल परिवार का? भजनलाल जी या दोनों का मिलाकर? लेकिन अब तो और सोने पे सुहागा हो गया क्योंकि मोदी के साथ आ गए। मोदी ने जो भी देश हित में काम किया बहुत अच्छा काम किया है। जैसे 3 तलाक को उठाया है, राम राज्य का अयोध्या मंदिर बनाया है, नोटबंदी की थी वो भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो सके। अयोध्या मंदिर का मुद्दा यहाँ तक असर डालेगा, आदमपुर तक? आदमपुर क्यों, कोई चाहे छोटा गाँव हो, कस्बा हो, डालेगा क्यों नहीं? हमारी जानना चाह रही हूँ, हिंदू समाज की संस्कृति है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अगर देश आगे बढ़ेगा तो इन चीजों से आगे बढ़ेगा। महंगाई चरम पे है। यहाँ पे वोट आज 5-4 हजार की कांग्रेस लीड ले रही है और कांग्रेस एक तरफा जीत रही है मैडम। हाँ जी, ये कह रहे हैं बाहरी, इनको तो आदमपुर में उम्मीदवार नहीं मिला, बीजेपी कह रही है। बाहरी कहाँ से है? हरियाणा से बाहर है क्या? हरियाणा से बाहर है क्या? सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रह लिए, 2 बार एमएलए रह लिए, और सबको अधिकार है कहीं से जाके इलेक्शन लड़ लें। और कुलदीप कौन से यहाँ के लोकल है? वो भी तो मेहंदपुर रोई की है। चलिए, शुक्रिया, आप लोगों ने बात की। का विकास देखिए, मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी जेडी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हितेंद्र हमारे दर्शक की तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर भी हम जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफी का विकास देखिए, मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी जेडी लगा। तो ये दिन भर क्या कुछ लोगों का रुझान रहा वो हमने आपको दिखाया, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब वो लोग जो कतारों के अंदर खड़े हैं केवल वही अपना वोट डाल रहे हैं, वो भी 5-10 मिनट के अंदर पूरा छट जाएगा और बाहर के गेट बंद हो चुके हैं। उसके बाद की प्रक्रिया क्या कुछ है, और हमारी सहयोगी ज्योति वहां पर लगातार मौजूद है, उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया है, वो आपको बताते हैं। आदमपुर में हम हैं, बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। लोगों ने जमकर उत्साह के साथ, भारी जोश के साथ वोटिंग की है। हालांकि जो लोग अभी तक कतारों में लगे हैं उनको वोट करने का अवसर, उनको वोट करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अब वोटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब तक की अगर हम बात करें तो भारी उत्साह के साथ लोगों ने वोट किया है, जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी हमने जानी है। लोगों से हमने बात की, दिन भर हम अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, अलग अलग गाँव में, शहर में जाकर लोगों से बात की, क्या मुद्दे हैं और जो दावा है कि सरकार के साथ जाएगा, इस दावे में क्या लोग वाकई यकीन रखते हैं? क्या भजनलाल परिवार का जो एक तरफा जादू रहा है अभी तक, क्या वो कायम रहेगा? कांग्रेस जो बार बार कहती है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, जेपी जीतेंगे, क्या उस दावे में जनता ने, आदमपुर की जनता ने, आदमपुर के वोटर्स ने यकीन किया कि या फिर नहीं? इनेलो की हम बात करें तो क्या नंबरदार कुर्डाराम कोई जादू दिखा पाएंगे, और क्या आम आदमी पार्टी कोई दस्तक यहां से हरियाणा की राजनीति में दे पाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वोटिंग भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इस बात से पर्दा, तस्वीर से आप कह सकते हैं कि तस्वीर उस वक्त साफ होगी जब 6 तारीख को परिणाम सबके सामने होंगे। तब तक प्रदेश भर की निगाहें इस बात को लेकर बनी रहेंगी कि आखिर क्या कुछ रहता है आदमपुर उपचुनाव में। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ में ज्योति सांगवान, हरियाणा न्यूज, आदमपुर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। 5 बजे तक का फिगर है 70% के करीब, उम्मीद है कि 75 पार हो चुके हैं इस बार। लोगों का रुझान बहुत अच्छा खासा रहा, फायदे के तौर पर देख रहे हैं, नुकसान के तौर पर? फायदे के तौर पर, निश्चित तौर पर। लोकतंत्र के इस पर्व में इतनी बड़ी संख्या में देवतुल्य मतदाता अगर अपने घरों से निकल कर आकर अपना मत का प्रयोग करके आए हैं तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव वोट के लेकर कर आए हैं, और ये उस ट्रेंड की तरफ जा रहा है जिसमें अधिक से अधिक लोग जो है आज पॉजिटिव तरफ, सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहते हैं कि काम करने वाली सरकारें, विकास करने वाले प्रतिनिधि उनके लिए उनके नुमाइंदे बने, और उसमें वो भी अपना जो है जिस प्रकार का योगदान देना चाहते हैं, गिलहरी योगदान की बजाय मैं तो कहूंगा एक विशाल विराट योगदान रहेगा ये, जब एक मतदाता अपना मत का प्रयोग करता है। मतदाता का मतवान होना बहुत जरूरी है, और मतदान जब वो करता है और अपने मत का प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से प्रीतम प्रेम मिल रहा है, उससे निश्चित तौर पर जो है ये स्वागत योग्य बात है। ठीक है, विवेक चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेजेपी। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? वोटिंग खत्म हो चुकी है जी। आज जिस तरह से जनता ने
भरपूर प्यार दिया है और वोटिंग जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है मैं कहूँ, और ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं और जीत तो पहले दिन से सुनिश्चित थी। आज ये देखने की बात है कि कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, वो देखने की बात होगी। मार्जिन आज जो 70% के लगभग वोटिंग का पता लगा है, मार्जिन आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत भारी मतों से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी जीत रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज के बाद ये देखने को आएगा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे एक दो और पार्टी जो चुनाव में हिस्सा ले रही थी, वो बहाने तैयार करना शुरू कर देंगे आज से ही। आज वोटर जागरूक है और हर वोटर विकास के साथ चलते हुए भव्य बिश्नोई जी को जिताने का काम कर रहा है। वोटिंग बहुत अच्छी खासी हुई है इस बार, तो अपने फायदे के तौर पर ही देख रहे हैं आप इसे विवेक जी? जी बिल्कुल। आप देखिए ना, जो लोग वहां पे जाके भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उनको जवाब देने के लिए आदमपुर की जनता ने, आदमपुर की जागरूक जनता ने एक एक वोट गठबंधन उम्मीदवार को देने का काम किया। और जब रिजल्ट आएगा तो ये तरह तरह के बहाने बनाते हुए दिखेंगे। बहाने तो अभी पहले ही बनाने शुरू कर दिए इन्होंने, और आज के बाद देखिएगा किस तरह से जब रिजल्ट आएगा इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये कभी ईवीएम को कोसते हुए नजर आएंगे, कभी कुछ और बात करते नजर आएंगे, कभी ये कहेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया, कभी कुछ किया गया। आज हम पहले दिन से जब चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसी दिन से मजबूत स्थिति में थे। आज की वोटिंग को देख के ये साफ होता है कि लोग बदलाव के उस पे नहीं चलते। आज लोग सरकार के साथ चलना चाहते हैं। सरकार के जो नीतियां हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश को विकास की गति प्रदान कर रहे हैं, उसके साथ ही लोग चलना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल टक्कर दे रही है, तो कुछ का कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल कहीं नहीं है, सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस ही कुछ ये बात कह रहे हैं कि कुरड़ाराम जी को, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को सीधे सीधे कांग्रेस के वोट काटू उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि भाजपा की सफलता कहीं ना कहीं है? इंडियन नेशनल लोकदल को पिछली बार 1994 वोट पड़े थे। इनसे यही पूछ लीजिए कि वो टारगेट अपना रख सकेंगे कि नहीं। आज इनके पास उम्मीदवार नहीं था, इनको उम्मीदवार भी किराए पे लेना पड़ा चुनाव से पहले। वो सबके सामने है किस तरह का इनकी हवा है, क्या इनके पास है क्या नहीं है। जींद के अंदर इनको 3454 वोट पड़े थे, आदमपुर में इनको 1994 पड़े थे। ये दोनों का भी टोटल कर लें, वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आज दिग्विजय चौटाला जी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अगर 7000 वोट इंडियन नेशनल लोकदल ले जाती है तो वो इनको जीत मान लेंगे, इनकी जीत मान लेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल जीत गई। ठीक है, निश्चित तौर पर ऐसा है। अब लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहा, या कोई त्रिकोणीय मुकाबला इसे देख रहे हैं? मुकाबले में तो था ही नहीं ना कोई। भव्य बिश्नोई एक तरफा उम्मीदवार थे और जीतने का काम भव्य बिश्नोई जी कर रहे हैं। मुकाबला तो आप ये देखिए ना, अगर किराए पे कैंडिडेट लाने पड़े, कांग्रेस को कैथल से कैंडिडेट लाना पड़ा, आदमपुर में कोई इनको कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो कहाँ का मुकाबला? आदमपुर में जो लोग कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, जब इनके पास लोकल कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो ये क्या चुनाव करेंगे? संगठन आज इनके पास है नहीं। इनके प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कहते थे 3 महीने के अंदर संगठन बना दिया जाएगा। आज संगठन कहाँ है? पूछ के देखिए। जिनके पास हल्का प्रधान नहीं है, जिनके पास जिला प्रधान नहीं है, कैंडिडेट जिनको बाहर से लाना पड़ रहा है, वो कहाँ चुनाव लड़ने की बातें करते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ हाल है? और वोटिंग परसेंट फाइनल आंकड़ा देखें, 70 तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन क्या 75 को भी क्रॉस करने की स्थिति में है? जी निश्चित रूप से केशव, इस हल्के का, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि इस हल्के का जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी उत्साहजनक रहता है और करीब 78% तक भी पहुंचा है, 80% तक भी पहुंचा है।
अगर आज की बात करें तो जिस प्रकार का ट्रेंड सुबह से मिल रहा था वो लग रहा था कि 70+ तो निश्चित रूप से क्रॉस करेगा। 5 बजे तक का करीब 69% मतदान आया था और अब जो फाइनल की बात करें तो करीब 73-74% जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सभी पोलिंग बूथ की अगर जो कैलकुलेशन फाइनल आ जाएगी वो संभवतः जैसे आप कह रहे हैं कि 75% तक पहुंच सकता है, संभावना बनी हुई है क्योंकि लोगों में उत्साह तो था। कुछ धीरे धीरे मतदान की प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो वोट डालने के लिए आए भी, महिलाएं पहले आई, युवा बाद में आए और बाद में युवाओं का जो जोश था वो देखते हुए बनता था। लेकिन जिस प्रकार का जो भी परसेंटेज डाउन हुआ है, अगर 5-7% जो डाउन अगर आता है तो निश्चित रूप से कुछ समीकरण बदलते हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उपचुनाव में करीब 80% तक जो है वो मतदान दर्ज किया जा सकता है, मतदान की प्रतिशत रहने की संभावना है। तो लेकिन अब कुछ बदल रहा है तो कुछ तस्वीर भी निश्चित रूप से अप डाउन होगी। देखने वाली बात होगी कि कौन से इलाके में वोटिंग प्रतिशत घटा है, कौन से में बढ़ गया। ये तमाम बातें जो है वो कैलकुलेशन उसके बाद निकल कर आएगी। जी, भाजपा अपने पक्ष में मान रही है अमित बढ़े हुए वोटिंग परसेंट को कि इससे हमें फायदा होगा। जी, निश्चित रूप से अगर प्रतिशत और भी बढ़ जाता तो ज्यादा भाजपा के लिए सुखद रहता। हालांकि यह भी वोटिंग प्रतिशत कम नहीं है, 70% से ज्यादा का जो मतदान होता है वो अच्छा उसे माना जाता है। खासतौर पर जब मजबूत उम्मीदवार जो होता है उसके लिए अच्छे संकेत होते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर और ज्यादा बेहतर मतदान होता तो और ज्यादा सुखद स्थिति भाजपा के लिए रहने वाली होती। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि यह कंस्टिट्यूएंसी 54 सालों का सफर है, विरासत की बात थी और तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में वोट मांगने आई थी और दूसरे उम्मीदवार भी अपना दबदबा दिखा रहे थे। लेकिन ज्यादा जो अगर 3 जोनों में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 3 जोन में इसे बांट लिया जाए कंस्टिट्यूएंसी को, तो आदमपुर का गांव का, शहर का और जो आसपास का सदलपुर का इलाका है वो सारा आदमपुर का जो इलाका है उसमें मजबूती से जो लड़ रहे थे वो भव्य बिश्नोई पूरे मजबूती के साथ उतरे हुए थे। और दूसरे की बात करें तो वो काजला का जोन है और तीसरा बालसमंद जोन है, वहां फाइट थी जयप्रकाश के साथ भी। बालसमंद जोन की बात करें तो वहां कुलडाराम और जो जयप्रकाश और साथ साथ जो सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी भी आपस में बड़ा टकराव था, तो वहां भी भव्य बिश्नोई टक्कर दे रहे थे। तो ऐसे में कुल मिला के जो स्थिति निकल कर आती है तो वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए कहीं न कहीं इतना प्रतिशत आना भी सुखद रह सकता था और ज्यादा बेहतर होता कि मतदान और ज्यादा होता। जी केशव, अब अगर बॉडी लैंग्वेज देखें प्रत्याशियों की या पार्टी के अब बड़े नेताओं की, तो क्या कुछ दर्शा रही है अमित? वो निश्चित रूप से केशव, यह कंस्टिट्यूएंसी अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार की बातचीत हमने भी मतदाताओं से की, हमारे संवाददाताओं ने, हमारी जो वरिष्ठ सहयोगी हैं ज्योति सांगवान, वे लगातार घूम रही थी, लोगों से बातचीत की, उसमें रुझान जो लग रहा था लोगों का वो कहीं न कहीं उसमें उन्हें आज भी उन लोगों को जो एक परंपरा रही है इस कंस्टिट्यूएंसी उसके तरफ झुकता हुआ उनको लग रहा था। लेकिन वहीं उम्मीदवारों की बात करें तो जयप्रकाश भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वे भी पूरे बेबाकी के साथ अंतिम दौर तक अपना बयान देते रहे। तो जब मुश्किल अगर बात करें तो दोनों में ही टक्कर लगी और दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस प्रकार का दर्शा रहे थे कि वे बेहद मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। चाहे भव्य बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें या रेणुका बिश्नोई की बात करें, उन्होंने मजबूती दिखाई अपने बयानों में और परिवार का एक जो दबदबा रहा है इस सीट पर उसका प्रभाव उनके बातचीत में देखने को मिल रहा था। बेबाक बयान थे जयप्रकाश के, उन्होंने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए दिखाने की कोशिश की कि वे मजबूती से इस हल्के में आए हुए हैं और पूरी टक्कर दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। हालांकि दूसरे उम्मीदवार की बात करें तो कुलडाराम नंबरदार है इनेलो के, उनकी जो स्थिति थी वो कहीं न कहीं इस हल्के में कमजोर ही नजर आ रही थी शुरू से और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा उनके प्रचार में भी कहीं न कहीं कमजोरी नजर आई और आज भी उनकी कमजोरी ही नजर आ रही थी। जी केशव। अमित, महिला मतदाताओं का अच्छा खासा रुझान इसके अंदर रहा है और बड़ी तादाद में महिला वोटर्स वो भी अपने घरों से बाहर निकली अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये दर्शा रहा है कि ऐसा नहीं था कि केवल सुबह सुबह की या केवल 1-2 घंटे की वोटिंग थी,
हमने तस्वीरों में तो देखा कि शाम तक भी 5:30-6 बजे तक भी लंबी लंबी कतारें थी, पुरुष और महिला दोनों मतदाताओं की। आप जरा बताइए कैसी स्थिति रही। बिल्कुल केशव, बिल्कुल सही है आपकी बात, आपका आंकलन सही है। सुबह से जो देखने को मिल रहा था, हालांकि सुबह सवेरे का जो वोटिंग परसेंटेज 10% के आसपास रहा था, उसके बाद जो है वो 22 तक पहुंचा, फिर जो रुझान आते रहे, तो जैसे में लोग आते गए। और महिला मतदाताओं की जहां तक आपने बात की, घूंघट में भी महिला मतदाताएं आई और अपना वोट उन्होंने पोल किया, और साथ साथ वृद्ध महिलाएं भी व्हील चेयर के सहारे भी उन्हें लाया गया। इस मामले में खास बात ये रही कि प्रशासन की भी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रबंध किए गए थे जिसमें मतदाता को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे वो दिव्यांग है या वृद्ध है, उसके लिए व्यवस्था मुकम्मल की गई। और शांतिपूर्ण मतदान रहना, जहां 36 बूथ संवेदनशील के दायरे में आए और 39 बूथ अति संवेदनशील के दायरे में आए, और उपचुनाव हो और वहां छिटपुट भी घटना कोई सामने ना आए और शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रशासन की और पुलिस की जो है वो पीठ थपथपाई जानी चाहिए। इस मामले में एक सुखद बात रही है कि तमाम जो शंकाएं थी कि कहीं लड़ाई झगड़े की आशंकाएं थी, वो निर्मूल साबित हुई और एक अच्छा प्रतिशत मतदान का भी आया और समूह पूरे दिन पोलिंग चली। और उसका अब परिणाम क्या रहता है, 6 नवंबर तक ईवीएम में कैद हो गया है। सभी 22 प्रत्याशी इस मैदान में हैं और उनका भविष्य जो है ईवीएम में कैद हो गया है। और देखने वाली बात होगी कि आदमपुर हल्के का क्या ट्रेंड जो है वो मजबूती के साथ, क्या पारिवारिक विरासत को उन्होंने आगे भी संजोने का काम किया या कुछ बदला उनका मूड, यह अब सब ईवीएम में कैद हो गया है। जी केशव। अमित, हालांकि सवाल आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन जमानत तो बच जाएगी ना लास्ट के जो 2-3 रहेंगे उनकी। मैं आम आदमी पार्टी और लोकदल की बात कर रहा हूं। बिल्कुल केशव, आपका यह सवाल भी वाजिब है कि जिस प्रकार का ट्रेंड लग रहा है वो उससे अगर मैं मोटे मोटे अनुमान की, मैं पूरे हल्के का मैंने जायजा लिया है, करीब 57 गांवों पर आधारित यह हल्का है और इसमें तकरीबन गांवों का मैंने जायजा लिया है। पहले जो तमाम गांव हैं उनका अगर आकलन किया जाए, उनसे निचोड़ निकाला जाए, तो लगता है कि 22 उम्मीदवारों में से केवल 2 ही उम्मीदवार ऐसे हैं जो जमानत बचा पाएंगे और वही टक्कर में थे, और 20 की जमानत बचने की संभावना मुझे कम नजर आती है। बाकी तो मतदाताओं का क्या मूड रहा वो उन्होंने ईवीएम में कैद कर दिया, लेकिन जिस प्रकार के लोगों से बातचीत के बाद रुझान आए, भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई और कांग्रेस के जयप्रकाश ने इस चुनाव में बड़ी मजबूती से एक दूसरे का मुकाबला किया है। और 20 जो उम्मीदवार बाकी अगर कहें, चाहे इनेलो की बात करें, कुलडाराम नंबरदार मैदान में थे और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक खास बात और है कि चारों ही उम्मीदवार पहले आदमपुर से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। बेशक अलग अलग पार्टियां रही, लेकिन चारों केवल भव्य बिश्नोई इसमें उनका पारिवारिक तौर पर चुनाव लड़ने का रहा ट्रेंड। भव्य बिश्नोई पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, लेकिन बाकी उम्मीदवार जो तीनों मुख्य मुकाबले में अगर बात करें तो जिनका नाम चर्चा में चल रहा था, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह भी चुनाव लड़ चुके थे, कुलडाराम नंबरदार भी चुनाव लड़ चुके थे, जयप्रकाश भी इसी सीट से चुनाव लड़कर हार चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता का मूड कितना कैसा रहा, लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि 22 में से 2 उम्मीदवार जो है वो मुख्य मुकाबले में रहे, बाकियों की स्थिति कमजोर रहने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद केशव जी। एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रहा सर, 5 बजे तक का फिगर था 70% और अब 75 को भी उम्मीद है क्रॉस करने की। कैसा इलेक्शन कहेंगे और वोटिंग के लिहाज से इसे आप? केशव जी, जैसा आप समझ रहे हो, वोटिंग परसेंटेज हमेशा बदलाव का इशारा करती है। अगर परसेंटेज कभी ज्यादा होती है तो इनकी कैंपेन्सी मानते हुए हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रेजेंट वहाँ कैंडिडेट रहा होता है, क्योंकि पहले कुलदीप बिश्नोई जी खुद वहाँ सदस्य थे, तो अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो अगर उन एंटी कैंपेन्सी पुराने पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए तो बदलाव की तरफ इशारा ज्यादा होता है वोट परसेंटेज बढ़ने का। जैसा मैंने कल आपके रिपोर्ट में मैंने बताया था, अगर जीत का मार्जिन होगा वो कम ही रहेगा, तो ये परसेंटेज ये दिखा रही है, जीत चाहे जेपी की हो चाहे भव्य बिश्नोई की, दोनों का मार्जिन 2000 से 4000 के बीच में ही रह पाएगा। लेकिन आज की वोटिंग ने और लोगों के जो बातचीत की हमारी टीम ने लगातार,
वो ये तो बताया कि बाइपोलर ही है ये इलेक्शन, त्रिकोणीय नहीं है। सुशील जी, ये त्रिकोणीय बिल्कुल नहीं है। कल भी मैंने आपकी डिबेट में बोला था, आईएनएलडी के प्रवक्ता को मैंने यही बताया था कि आप लोग तो दौड़ में हो ही नहीं, बाकी 20 कैंडिडेट एक तरफ है, उनकी जमानत बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है जी। मुकाबला सिर्फ जयप्रकाश जी और भव्य बिश्नोई के बीच में था। सुशील जी, बीजेपी अपना संदेश पहुंचाने में कितना सफल रह पाई? क्या लगता है आपको, सरकार के साथ साझेदारी वाली चाहे बात हो, चाहे विकास के आयामों तक आदमपुर को जोड़ने की बात हो? सरकार ने प्रयास तो सफल प्रयास करे हैं। कोई भी पार्टी ये नहीं मानती कि हमारे प्रयास असफल रहेंगे जब तक नतीजा नहीं आ जाता। वो तो जनता के अंदर मैसेज तो गया है कि ठीक है, अगर सरकार का विधायक आता है तो विकास की गति ज्यादा तेज होगी हल्के के अंदर। बट मुझे किसान वर्ग को छोड़ के बाकी वर्ग में पहुंचाने में सक्षम रहे। किसान वर्ग कम संतुष्ट नजर आया सरकार से। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी फाइट जो है वो की है, नेक टू नेक मुकाबला रहा है, और ये नेक टू नेक भी उन तमाम आरोपों के बीच में है जब एक बार सीएम साहब ये कहकर गए रैली में आदमपुर में ही कि पिता पुत्र ही चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस में, केवल गुटबाजी के आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगते रहे। अगर उसके बावजूद भी मजबूत फाइट कांग्रेस दे रही है, इसका मतलब कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? हुड्डा फैक्टर काम कर रहा है या फिर कांग्रेस फैक्टर? जग जाहिर है कि वहां चुनाव सिर्फ और सिर्फ हुड्डा फैक्टर लड़ रहा था। कैंडिडेट भी हुड्डा साहब ने फाइनल किया था। चुनाव भी दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के लोग जो उनके साथ के साथी विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं या जो कांग्रेस से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके वही चुनाव लड़ रहे थे। ना किरण जी कहीं चुनाव में नजर आई, ना शैलजा जी नजर आई, ना रणदीप सुरजेवाला जी एक दिन भी आए वहां पे। तो इस वजह से गुटबाजी तो जग जाहिर है कांग्रेस की। ये किसी से नहीं छुपी प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। और अगर कांग्रेस एक बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारती भी है तो उसका एक ही वो रहेगा कि इन्होंने गुटबाजी में चुनाव लड़ा। अगर संयुक्त होकर चुनाव लड़ते तो शायद कांग्रेस की सीट निकाल लेती। आम आदमी पार्टी भी गायब सी हो गई मार्केट से। अरविंद केजरीवाल आए, एक बार शुरू में तो जोर लगाया लेकिन बाद में ढीला छोड़ दिया, गुजरात फोकस कर दिया सब कुछ। हाँ, नॉमिनेशन के 5 दिन के बाद ऐसा नजर आने लगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने हथियार डाल दिए। वहां पे सतेंद्र अकेला चुनाव लड़ रहा था। बाकी मुझे कोई आम आदमी का बड़ा नेता, बड़ा चेहरा नजर नहीं आया, ना उन्होंने प्रयास किए इस बात की कि हम चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, इससे एक चीज और साफ होती है, जो अब तक मार्च के इलेक्शन रिजल्ट्स को देख के और आम आदमी के वर्कर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हम हरियाणा के अंदर भी अपने पैर पसारेंगे या हरियाणा के अंदर भी हम कुछ सीटें निकालेंगे। शायद आम आदमी का ये रवैया देख के इनके हाईकमान का, जो उनका ग्राउंड पे वर्कर है, वो थोड़ा हताश हुआ है कि पार्टी कुछ नहीं कर रही इस बात को। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो सुशील यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे तौर पर जुड़ रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, और जैसा कि सभी अपना विश्लेषण इसी तरह से कर रहे हैं कि कांग्रेस ने एक अच्छा इलेक्शन फाइट किया है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने ही जो कमान संभाली, ये हुड्डा फैक्टर ही है जो इस पूरे चुनाव को नेक टू नेक फाइट वाला बनाए रहा। अब देखना होगा कि नतीजे जब सामने आएंगे तो क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। 3 दिन का और इंतजार है और तीसरे दिन नतीजे सामने आएंगे, आदमपुर के महासंग्राम का फैसला हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक का जो फिगर है वो 69.21% रहा, करीब करीब 70% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है और अनुमान है कि 75 के करीब ये फिगर, ये आंकड़ा पहुंच जाएगा वोटिंग परसेंट का। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें रही और हर वर्ग का वोटर जो है वो पंक्तियों में खड़ा हुआ नजर आया और ये लाइंस जो हैं वो शाम तक देखी गई, कतारें शाम तक देखी गई। ऐसा नहीं है कि दोपहर में ही मिली कतारें देखने को या केवल सुबह ही मिली, शाम तक भी कतारें लगी हुई थी। और ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं हम, जब कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई और इसके अलावा भव्य बिश्नोई जो है
वो वोटकास्ट करने के लिए अपना पहुंचे। तो उस दौरान की तस्वीरें हैं। माता, पिता और पुत्र तीनों ही एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपना अपना वोट उन्होंने यहां पर कास्ट किया, अपना अपना वोट डाला और सुबह से ही कतारें लग गई थी। बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि अपने बुराई की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से और लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको? एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बढ़ाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे। बिश्नोई साहब, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे। तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमाना जब के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम दूर जुटाने का काम करेंगे। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार है, आप यहाँ रहने वाले नहीं है, आप यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है? 56 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिखे तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि आदमपुर का जो परिवार 56 साल से हमारे उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त। ये जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोधियों से ये पूछा कि ये पिछली दफा कौन से सन में आई? 2009 के बाद आज उनको आदमपुर याद आए और कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी, तब आदमपुर की याद नहीं आई उन्हें। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आ जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला तो भजनलाल जी के विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और बात रही सेवा की, निष्ठा के साथ नई सोच लेकर आगे बढ़ेगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मुझे देखने को। भव्य भजनलाल परिवार की नई पीढ़ी, आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य को और किस तरह से काम करने का मूड है, क्या रहेगा? पहले तो नतीजों की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और बात रही सेवा की, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों ने जो हमें संभावना थी, जो हमारी सोच थी कि लोग आदमपुर की बदहाली के खिलाफ, लोग इस सरकार की भ्रष्टाचारी पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि जो मैं बार बार कहता था, दो दोस्त लगे हुए हैं आदमपुर को, एक कुलदीप बिश्नोई परिवार के रूप में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उन दोस्तों को काटने के लिए लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हाथ के पंजे पे बटन दबाते रहो और उन दोस्तों से छुटकारा पाते रहो। कांग्रेस यही तो मजबूत है। मंडी के लोग भूल थोड़े जाएंगे उस जमाने को। कांग्रेस ये पुराना कांग्रेस का, इसको भूल जाएंगे कि चर्चा अर्थे ईंट के लगा करके यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें बचाई थी। उस वक्त ये परिवार कहाँ था? जब यहाँ के लोगों को रसोई में भी गटर का पानी मिलता था, उस वक्त ये परिवार कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 5 महीने तक आदमपुर काले पानी के रूप में बदला रहा, तो इसलिए इसका स्वरूप भी बदल दिया इन लोगों ने। तो इसलिए आदमपुर के लोग इनको वोट, अब की बार आप लोग देख लें 2009 में और आज में बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है मुझे। भव्य बिश्नोई के लिए कुछ पक्ष की बातें भी रहीं तो कुछ चुनौतियां भी रहीं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो अब ईवीएम के पिटारे में कैद हो चुका है। फायदा रहा कि दादा भजनलाल के नाम का सहारा उन्हें मिल गया, तो चुनौती थी कि राजनीति में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अनुभव भव्य बिश्नोई के पास नहीं था। फायदा ये रहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, लेकिन चुनौती रही कि जाट मतदाता कमजोर पकड़ में थे। इसी तरह से जयप्रकाश के लिए
फायदे की बात थी कि पूर्व सीएम हुड्डा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन बाहरी होने का टैग जो है वो उन्हें परेशान करता रहा। पीसीसी अध्यक्ष उदयभान का दलित फैक्टर कारगर रहा। चुनौती रही कि 2009 के बाद आदमपुर की जनता के बीच नहीं थे तो किस मुंह से इस बार सामने जाते। जातीय समीकरण में जाट मतदाताओं की पसंद थे जयप्रकाश, लेकिन स्थानीय लोगों का भजनलाल परिवार से एक भावनात्मक रिश्ता है, वो उनके लिए चुनौती था। अब इन चुनौतियों तक कौन कैंडिडेट कितना पार पा पाया, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सारे फैक्टर्स, सारे कारण ईवीएम में कैद हो चुके हैं और अब 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद तस्वीर स्पष्ट होगी कि क्या कुछ वहां पर रहा मंजर। जातिगत समीकरण है, आप समझ लीजिए 1,71,473 से ज्यादा वोटर्स हैं आदमपुर में, जिसमें से करीब 55 से और 60,000 के आसपास जाट समुदाय के मतदाता हैं। बिश्नोई मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 27 से और 28,000 के बीच है। और बड़ा पॉइंट यह है कि बिश्नोई मतदाता बटा हुआ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई के भव्य बिश्नोई के साथ रहा। कुमार समुदाय के 15,000 के करीब वोटर्स जो है वहां पर मौजूद हैं। अब जाट समुदाय से कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी तीनों के प्रत्याशी रहे और बिश्नोई से अकेले भव्य बिश्नोई समाज से। ऐसे में जाट वोट भले ही 55-60 हजार हो, लेकिन वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया और ये भव्य बिश्नोई के लिए एक फायदे की बात हो सकती है। आंकड़े के हिसाब से उनकी जीत संभव हो सकती है, लेकिन चुनाव केवल आंकड़ों का भी खेल नहीं है। यहां पर 1 और 1 मिलकर 2 नहीं बनते, कई बार 11 भी बन जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजों के दिन तस्वीर निकलकर सामने आती है। आदमपुर विधानसभा का इतिहास रहा है कि बीजेपी यहां से कमजोर रही है। आज तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई। 7 बार कोशिश की, लेकिन 7 कोशिश विफल रही। 2019 में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सोनाली फोगाट ने यहां पर चुनाव लड़ा। 2019 में आदमपुर में पहली बार बीजेपी को 27% से ज्यादा वोट मिले, वरना कभी भी बीजेपी का ग्राफ यहां तक नहीं पहुंच पाता था। कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई की 2019 में यहां पर जीत हुई थी, हालांकि उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब बीजेपी से ही चुनाव उनका बेटा लड़ रहा है। आदमपुर में 1967 से लेकर 2019 तक 13 बार आम चुनाव हुए हैं और 13 की 13 बार वहां पर भजनलाल परिवार ने अपना परचम लहराया है। 3 बार उपचुनाव हुए हैं, जिसमें तीनों ही बार भजनलाल परिवार की ही जीत सामने आई है। कांग्रेस 11 बार जीत चुकी है आदमपुर विधानसभा सीट से, लेकिन वो केवल अकेली कांग्रेस की ही जीत नहीं थी, भजनलाल परिवार प्लस कांग्रेस की जीत थी। एक बार जनता पार्टी ने भी यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी एक बार भी यहां पर नहीं जीत पाई है। अगर भव्य बिश्नोई चुनाव जीत जाते हैं तो पहली बार ऐसा होगा जब यहां पर कमल खिलेगा आदमपुर में, वरना बीजेपी को यहां पर हमेशा ही हार का सामना करना पड़ा है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इलेक्शन की वोटिंग वहां पर खत्म हो चुकी है, मतदान खत्म हो चुका है और अब कंट्रोल रूम की तरफ सभी ईवीएम्स को सुरक्षाओं के बीच लेकर जाया जा रहा है।
और इस बीच एक बड़ी अपडेट है, आपको बताते हैं क्या कुछ बड़ी खबर है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पांच बजे तक का फिगर, 5 बजे तक का आंकड़ा तकरीबन 69% के आसपास का रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस चुनावी प्रक्रिया में। आदमपुर में 180 बूथ थे जिन पर मतदान हो चुका। आदमपुर विधानसभा में कुल मिलाकर 1,71,473 वोटर्स हैं और सभी ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया और एक अच्छा चुनाव इसे कहा जा सकता है। 5 बजे तक 70% मतदान वहां पर हो चुका था और उम्मीद है कि आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज का 75 को तो कम से कम पार कर ही चुका है। हमारी टीम सुबह से ही वहां पर मौजूद थी, लोगों के बीच रही, लोगों से बात की। आपको सुनाते हैं मतदाताओं का मिजाज और मूड कैसा था। आदमपुर में हम हैं, बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। लोगों ने जमकर उत्साह के साथ, भारी जोश के साथ वोटिंग की है। हालांकि जो लोग अभी तक कतारों में लगे हैं उनको वोट करने का अवसर, उनको वोट करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अब वोटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब तक की अगर हम बात करें तो भारी उत्साह के साथ लोगों ने वोट किया है, जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी हमने जानी है। लोगों से हमने बात की, दिन भर हम अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, अलग अलग गांव में, शहर में जाकर लोगों से बात की। क्या मुद्दे हैं और जो दावा है कि सरकार के साथ जाएगा, इस दावे हुए क्या लोग वाकई यकीन रखते हैं? क्या भजनलाल परिवार का जो एक तरफा जादू रहा है अभी तक, क्या वो कायम रहेगा? कांग्रेस जो बार बार कहती है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, जेपी जीतेंगे, क्या उस दावे में जनता ने, आदमपुर की जनता ने, आदमपुर के वोटर्स ने यकीन किया कि या फिर नहीं? इनेलो की हम बात करें तो क्या नंबरदार कुर्डाराम कोई जादू दिखा पाएंगे और क्या आम आदमी पार्टी कोई दस्तक यहां से हरियाणा की राजनीति में दे पाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वोटिंग भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इस बात से पर्दा, तस्वीर से आप कह सकते हैं कि तस्वीर उस वक्त साफ होगी जब 6 तारीख को परिणाम सबके सामने होंगे। तब तक प्रदेश भर की निगाहें इस बात को लेकर बनी रहेंगी कि आखिर क्या कुछ रहता है आदमपुर उपचुनाव में। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ में ज्योति सांगवान, हरियाणा न्यूज, आदमपुर। तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा था वो अभी आया, जो कि 70% का है। ऐसे में तमाम चुनाव की प्रक्रिया को देखने वाले, समझने वाले, वोटर के मिजाज को देखने वाले सभी लोगों का ये कहना है, सभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 75 तक तो कम से कम ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, जो कि 3 से और 5 2 घंटे के अंदर 15% वोटिंग बढ़ी है, 15% का उछाल आया। ऐसे में 5 से और 6 तक तकरीबन उम्मीद है कि 7-8% का उछाल तो रहा ही होगा। और अगर इसे कंसीडर करें इस फैक्ट को, तो 75 के आसपास जाकर यह आंकड़ा रुकता है, जो कि एक अच्छा इलेक्शन, एक अच्छी वोटिंग कही जाती है। भव्य बिश्नोई एक युवा चेहरे के तौर पर इस चुनावी मैदान में थे, भजनलाल परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर चुनावी मैदान में थे और भाजपा जजपा के साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे। भजनलाल परिवार का आदमपुर की जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव, बीजेपी और जेजेपी यानी कि सरकार का दल और सरकार में होने के फायदे, और एक युवा चेहरे के तौर पर भव्य बिश्नोई की पहचान, एक डायनामिक लीडर के तौर पर उनकी पहचान, ये सकारात्मक बिंदु रहे जो कि भव्य बिश्नोई का पलड़ा भारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांटे की टक्कर ऐसा बताया गया कि कांग्रेस ने अच्छी खासी दी है और जो जयप्रकाश, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव, 2 बार सांसद,
विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे, एक लंबी ऊंची चौड़ी साख उनकी कही जाती है और पूरा दमखम उनके पीछे से लगाना भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का। कांग्रेस की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण भी, गुटबाजियों के आरोपों का सामना करने के बावजूद भी एक स्ट्रांग फाइट कांग्रेस ने अगर दी तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कांग्रेस पार्टी की कही जा सकती है। और बड़ी अपडेट है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई से हरियाणा न्यूज की खास और एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। चुनाव के बाद हमने बातचीत की है कुलदीप बिश्नोई से और हरियाणा न्यूज पर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बात रखी है। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा है कि भव्य बिश्नोई की जीत निश्चित है, उनकी जीत पक्की है। और क्या कुछ बातचीत हुई है कुलदीप बिश्नोई से, जरा वो आपको सुनवाते हैं। आदमपुर उपचुनाव का शोर थम चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जमकर चुनाव प्रचार किया गया, जमकर जोर लगाया गया, जीत के दावे किए गए और उससे पहले बहुत सारे वादे भी जनता को किए गए। लेकिन जनता को ये डिसाइड करना था कि आखिरकार किसे चंडीगढ़ भेजना है। वो फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा रहा इलेक्शन? बहुत बेहतरीन रहा, हमेशा की तरह। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, मैं आज इस प्रकार का पोलिंग मैंने देखा, मैंने 34 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने लोगों में ये वोट डालने की इतनी उमंग नहीं देखी। या तो मैंने देखी थी 2005 में, जब स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी 72,000 वोट से जीते थे, या वो उमंग मैंने आज देखी है। तो बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जैसे दादा जैसे जीते थे पोते ने, वैसे ही जीत हासिल करनी है, ये विश्वास आपको है? लगता तो काफी हद तक वैसा ही है। जो बाकी विरोधी दावा करते हैं कि जीतेंगे या फिर बहुत करीबी टक्कर देंगे, ऐसा कुछ है? 6 तारीख को उनको मिठाई खाने बुला लेंगे यहाँ। तो ये जो परिवार का दबदबा रहा है या आस्था रही है लोगों की, विश्वास रहा है, वो कायम रहेगा, इतिहास खुद को दोहराएगा? बिल्कुल, और उसके ज्यादा लोगों का विश्वास हमारे पर बना है, पहले से भी ज्यादा। और दूसरा, लोगों के मन में ये है कि 2 साल अभी सत्ता के पड़े हैं, हम कुछ काम करवा लें, विकास करवा लें। एक ये भी उमंग लोगों के मन में थी। आप शुरुआत से ही बात लेकर चले कि विपक्ष में बहुत दिन रहे, बहुत साल रहे और अब सरकार के साथ चलना है। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आप लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर ही रहेगा? देखिए, हम अभी तक 4 उपचुनाव जीत चुके हैं, चारों उपचुनाव विपक्ष में जीता है हमने। तो फैक्टर यहाँ हमेशा परिवार का होता है। लेकिन निसंदेह सरकार के अंदर हम आए हैं और सरकार से काम करवाना भी सबसे बड़ा जो खुशी लोगों के मन में थी वो यही थी कि भाई सत्ता में जाएंगे, 2 साल काम करवाएं। आपने, आपके परिवार ने जमकर प्रचार किया, जनता के बीच आप गए, बीजेपी नेताओं की ओर से भी जमकर प्रचार किया गया, खुद सीएम भी आए। सीएम के आने से कितना बल मिला? देखिए, बहुत, मुख्यमंत्री जी के आने के बहुत लाभ हमें मिला और इतना बड़ा कद उनका, उनको आके इतना बढ़िया स्पीच उन्होंने दिया जो लोगों के दिल को छू गई बात, उससे मैंने संदेह बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, क्या जेजेपी वाकई ग्राउंड पर नजर आई? क्योंकि देखिए, डिप्टी सीएम तो 2 दिन आए थे, लेकिन जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके वर्कर हैं, उनके जो दूसरे लोकल लीडर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कहीं दिखे नहीं। देखिए, उनका बॉस आ गया तो वोटर वर्कर आए गए होंगे, बाकी रिपोर्ट शाम तक मेरे पास गाँव वाइज आ जाएगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना मार्जिन रहने वाला है? देखिए, मैं 30,000 वोट से जीता था और उससे कहीं ज्यादा वोटों से भव्य जीतेंगे। ये मेरा चैलेंज भी है, दावा भी है, विश्वास भी है। अच्छा, भव्य को आप मानकर चल रहे, विधायक तो बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या आप ये भी मानते हैं कि कैबिनेट में अगर उन्हें जगह मिल जाए? हालांकि सीएम साहब को डिसाइड करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी बात हुई थी या ऐसी कोई होप है आपको? देखिए, उनसे बात मेरी क्या हुई वो खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आदमपुर हल्के की जनता निसंदेह चाहती है कि भव्य कैबिनेट में आए। जो बार बार कहा गया कि ये बाहरी हैं या फिर बाहर रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, आपको लगता है वो चीज चल पाई? दैट वाज नो इशू, वो कोई इशू नहीं था। और भारी भजनलाल परिवार भारी आदमपुर से कैसे हो सकता है? और 29 साल की उम्र भव्य की है, 25 साल हिंदुस्तान में रहा और 4 साल विदेश में रहा। 25 साल में पिछले 6 साल जो रहा अपना, वो मेरा इलेक्शन वही संभालता था। जेपी के चुनाव को आपने कैसे देखा? क्योंकि दोनों हुड्डा, बड़े हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, जमकर प्रचार किया गया। उदय भान तो आप पर एलिगेशन भी लगाते रहे कि आप दलित विरोधी हैं, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आपने किनारा किया पार्टी से। मैंने इलेक्शन के शुरू में भी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जितना आदमपुर में घूमेंगे उतना मुझे वोटों का लाभ होगा और वो सामने दिख रहा है। और जहाँ तक उदय भान की बात है, उसको ना आप सीरियसली ले, ना मैं लेता हूँ, ना उसके हल्के के लोग लेते हैं। इज नोबडी, ना उनका कोई वजूद है, ना था, ना हो सकता। कहते हैं बहुत बड़ी नेता हैं आप, जिस वक्त छात्र होते थे उस वक्त तो विधायक होते थे। देखिए, ऐसा है जी, उनको पिछले कितने चुनाव जीते हैं जिंदगी में उन्होंने, और उनके हल्के में जाके आप पूछिए। तो जो
परिवार बार बार सिर चुनकर आया है। आई थिंक पहला ही एकमात्र ऐसा परिवार है जो कि बार बार जीता 68 के बाद, देश भर में पहला एक परिवार है। तो क्या जनता को भी कुछ मिलता है या केवल परिवार की जो परंपरा है वो चली आई है, विरासत राजनीतिक चली आई? अगर जनता एक परिवार को बार बार आशीर्वाद दे रही है तो निस्संदेह हमारी जड़ें उनके दिलों में बहुत गहरी हैं, और जड़ें जब दिलों में गहरी तब बनती जब उनके काम किए विश्वास जीता, और उस विश्वास पे आगे हम और भी खरे उतरे हैं। जो कांग्रेस बार बार कहती रही, आपके विरोधी कहते रहे कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कभी आप पार्टी छोड़ते हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी कहते हैं उन पर भरोसा मत करना, कभी उनके साथ चले जाते हैं, क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा? देखिए, अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो मैं बहुत पहले उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश मुझे की कि मैं बन जाता। बहुत पहले कांग्रेस मुझे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना रही थी, तब मैं बन जाता। मेरे पिताजी जो गवर्नर बना रहे थे। हम पद के लालची लोग नहीं हैं, हम विकास चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ मोदी जी की नीतियों को लेकर, खट्टर साहब की कार्यशैली को लेकर, और सबसे बड़ा जो इशू था वो मेरे आदमपुर हल्के के विकास को लेकर। लेकिन बिश्नोई जी, अगर आपके पास ये ऑफर थे जो कि आप कह रहे हैं, तब भी तो आप सरकार के साथ रहते, अगर कांग्रेस के साथ रहते, तो अब ऐसा अलग क्या होगा कि सरकार के साथ जाएंगे फिर विकास करवाएंगे? उस वक्त एक जो उनके जो ऑफर थे वो मुझे खरीदने के ऑफर थे। जो हालात उस वक्त थे वो हालात ये थे कि भाई आप हमारे से जुड़ जाओ, हम आपको ये दे देंगे। ये नहीं था कि भाई आदमपुर का विकास करना चाहते हैं। और उस वक्त मैं सीएम की दौड़ में बहुत अग्रणी स्थिति में था, अग्रणी था कि भाई एक कदम दूर था मुख्यमंत्री, मुझे सीएम बनूंगा तो काम ज्यादा हो सकते हैं। तो दैट वाज द रीजन। बीजेपी में अपना भविष्य कैसे देखता है? बहुत उज्जवल देखता हूँ। मोदी जी का, अमित शाह जी का, खट्टर साहब का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो वो तो निसंदेह तरक्की करेगा। अगर भव्य जीतते हैं जो कि आपका कहना है, तो उनकी तो देखिए राजनीतिक पारी शुरू हो गई, पॉलिटिकल चुनावी राजनीति जिसे कहें कि चंडीगढ़ जाएंगे, आप उम्मीद इससे भी ज्यादा कर रहे हैं। आपका आगे क्या अगला कदम क्या होगा? क्या विकल्प आपके सामने हैं? क्या कोई प्रस्ताव या ऑफर भी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, जहाँ तक भव्य की बात है, हमारी प्राथमिकता ये चुनाव में जब लड़ा तो हमारी प्राथमिकता चुनाव जीतने की नहीं थी। वो तो मुझे जनता का आशीर्वाद का मुझे पता था। हमारी प्राथमिकता शुरू से मेरी भव्य के दिमाग में यही चल रहा है कि जो इनकी अपेक्षाएं, जो उम्मीदें हमसे हैं कि हमने बहुत काम करवाने हैं, उस पर हम कैसे उतर पाएंगे। हमारे गेम उसी तरह चल रहा है, और मुख्यमंत्री से बात करना, मंत्रियों से बात करना, अफसरों से बात करना, हम ऑलरेडी उस ट्रैक पे चल चुके हैं। कांग्रेस बार बार कहती रही कि ये किसी ऐसा नहीं कि आप पीएम से प्रभावित हो गए या सीएम से प्रभावित हो गए या आपको आदमपुर की चिंता है या सरकार के साथ लेकर चलना है। आप ईडी से डरने के आरोप आप पर बहुत लगे चुनाव प्रचार के दौरान। मेरे पास ईडी का ना कोई नोटिस है, ना कोई रेड है, ना कोई और है। ईडी से दूर दूर, ईडी से भव्य है, इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है, तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। हमारा इनकम टैक्स की बात हुई थी, और 3 साल पहले अगर मैं डरता था 2019 विधानसभा में मैं बीजेपी में शामिल होता, 3 साल बाद नहीं होता। मेरे ऊपर कोई केस नहीं। अच्छा, आपकी राजनीतिक विरासत जो है चौधरी भजन लाल से खुद को कैसे कंपेयर करते हैं, या भव्य बिश्नोई को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि वो बहुत बड़े नेता रहे, इसमें कोई दोराय नहीं। देखिए, भव्य बिश्नोई से लोगों को उम्मीदें बहुत है, और बहुत सुलझा हुआ लड़का है, और बहुत जल्दी लोगों के दिलों पर भी छा जाएगा, ये मेरा दावा है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना, दावा है इनका कि भव्य बिश्नोई जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा भी इनकी ओर से कई बड़ी बातें कही गई, कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया गया है, लेकिन दावे के अलावा जनता की ओर से क्या कुछ डिसाइड किया गया है, किस पर विश्वास किया गया है, ये भी देखना होगा, और ये उस वक्त ही साफ हो पाएगा जब 6 तारीख को चुनाव परिणाम सबके सामने होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ में ज्योति सांगवान, हरियाणा न्यूज, आदमपुर।